नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग and characteristics of accounting, and apart from this, what is the importance of accounting in commerce field and evaluations of accounting. So in basic of bookkeeping, today in this video we are going to discuss objectives of accounting, advantages of accounting and limitations of accounting. Before go ahead, I would like to request to all my students, please, if you are new on this channel, please subscribe my channel and share these videos among your friends. And also I request, watch full video to make your concept clear. Do not skip the videos during you watching this. And which kinds of videos you want on my channel, please put that kind of comment in the comment box so that I can prepare the videos as you like. Okay, so let us go ahead and go for the next topic in introduction of bookkeeping and elements of accounting. The topic, as I told, today I am going to start objectives of accounting. Objectives, that you know that कि why we are preparing accounting और accounting क्यों maintain करना चाहिए, उसके क्या objectives, क्या हेतु हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहला जो objectives है वो है permanent records। accounting रखने से एक permanent record रहता है कि कौन से transactions हमारे business के अंदर हुए हैं और जब भी उसकी जानकारी चाहिए, जब भी उसकी information चाहिए, वो information हमें any time मिल सकती है। Second thing is to know the effect of each transaction। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है, उस ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर हो रहा है, वो हर एक ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट के बारे में हम अकाउंटिंग से जान सकते हैं। इसीलिए भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तीसरा टॉपिक है टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, यानी कि हमारे बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, कौन कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो भी हम अकाउंट बनाने से जान सकते हैं। टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो कितना हमारा टैक्स लाइबिलिटी बनता है, वो टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए, एक्चुअल टैक्स का फिगर जानने के लिए, करेक्ट टैक्स का फिगर जानने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखना बहुत ही जरूरी है। टू नो द क्वांटम ऑफ साइज ऑफ पेबल्स, हमारे कितने पेमेंट है, कितना पेबल है, कितना लोगों को पैसा चुकाना है, उसकी जानकारी भी हमें अकाउंट से ही मिलती है। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर हाउ मच अमाउंट टू बी पेबल टू दी outsiders. Apart from this, in the same way, what are the amount to be receivable from the people, लोगों से कितना पैसा हमें लेना है, वो भी हमें अकाउंट से ही पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन नहीं है तो हमारा कितना लेना है, कितना रिसीवेबल्स हैं, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमें अकाउंट से ही पता चलता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस चलाने का मतलब नहीं है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं और मेजर करने का जो बेस चाहिए, वो बेस अकाउंटिंग से प्राप्त होता है। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, फंड्स, ये सारी जानकारी आपको अकाउंट से पता चलती है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन, वो भी अकाउंट से ही पता चलता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक और लास्ट, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि अवॉइड्स एरर्स या फ्रॉड्स, यानी भूल या किसी भी प्रकार का मिसचीफ अगर बिजनेस के अंदर हो रहा है तो उस मिस्टेक्स को हम जान सकते हैं, सुधार सकते हैं, और अगर फ्रॉड्स हैं तो फ्रॉड्स को हम दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हमें क्यों अकाउंट बनाना चाहिए, उसके क्या हेतु हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। ऑलमोस्ट एडवांटेजेस जो है वो ऑब्जेक्टिव की तरह ही होते हैं। अगर आप एक आध दो पॉइंट ऊपर नीचे या एडवांटेज का पॉइंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट अकाउंटिंग में लिख देते हैं तो भी वो गलत नहीं माना जाता है नॉर्मली।
तो वन बाय वन हम अकाउंट के एडवांटेज देखते हैं, उसके फायदे देखते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, जब भी आप चाहो तब आपके पास अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव की हम अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी जानकारी हमें अकाउंट से ही प्राप्त होती है। टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी, बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी हम अकाउंट से ही जान सकते हैं। टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स, क्योंकि टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, टैक्स का पेमेंट कितना, टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, वो अकाउंट से ही पता चलता है। तो टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर किसी कंडीशन में बिजनेस को बेचना पड़े या बिजनेस को ट्रांसफर करना पड़े तो अकाउंट से ही पता चलेगा कि बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है, बिजनेस की कीमत कितनी है, उसका वैल्यू मार्केट में क्या है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंट एक बहुत बड़ा बेस है। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बिजनेस को चालू रखना है, बिजनेस में कौन कौन से नए चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, फ्यूचर के लिए कौन से डिसीजन है, ये सारे डिसीजन लेने के लिए भी जो बेस है वो अकाउंट से ही प्राप्त होता है। अकाउंट्स का जो डेटा है वो लीगली एज एन एविडेंस भी हम कोर्ट के अंदर या किसी प्रॉब्लम्स में फंसते हैं तो एज एन एविडेंस भी अकाउंट के डेटा को हम ले सकते हैं, यानी कि एक सबूत के तौर पे भी अकाउंट के डेटा को हम यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन विद द पास्ट ऑपरेशन, पास्ट में जो हमारे ऑपरेशंस हुए हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है वो भी हम जान सकते हैं। और मोरल कंट्रोल रहता है अकाउंट बनाने से एम्प्लॉइज के ऊपर भी, और अकाउंट बिजनेस के अंदर काम करने वाले जितने भी पर्सन हैं उनके ऊपर भी एक मोरल कंट्रोल रहता है कि नहीं, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड, चीटिंग, मिसचीफ, ये सारी जो संभावनाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कम होते हैं। एक मोरल कंट्रोल एम्प्लॉइज के ऊपर और मैनेजर्स के ऊपर रहता है। और करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक्स हैं तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एडवांटेज, फायदे। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट्स के फायदे तो बहुत है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन साथ में हर चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अकाउंट की भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वन बाय वन उस लिमिटेशंस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, यानी कि किसी की होशियारी, किसी की ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को, यानी कि जो क्वांटिटेटिव नहीं है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स है, वो अकाउंट्स में कहीं दिखा नहीं जाता है, चाहे वो बिजनेस के लिए कितना भी इम्पोर्टेंस हो। तो ये एक इसका लिमिटेशंस है। सेकेंड इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। हम ऐसा मान के चलते हैं अकाउंट्स के अंदर कि जो मनी का वैल्यू है वो स्टेबल रहता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर मनी डिपेंड नहीं है, लेकिन एक्चुअली आज के इन्फ्लेशन के ज़माने में मनी का वैल्यू कभी स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये भी एक अकाउंट का लिमिटेशन है। अकाउंट हमें ये बताता है कि वैल्यू, मनी का वैल्यू स्टेबल है या उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अकाउंट्स, तीसरा जो बात है, अकाउंट जो हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा। तो फ्यूचर के लिए गाइडेंस की अपेक्षा हम पोस्टमार्टम करते हैं या प्रीवियस डेटास को एनालिसिस करते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू का अवॉइडेंस किया जाता है। जो भी एसेट्स हम बताते हैं बिजनेस के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो हिस्टोरिकल बेसिस पे बताते हैं, इसलिए मार्केट वैल्यू को यहाँ अवॉइड किया जाता है। यहाँ जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस में मार्केट वैल्यू के रिलेटेड ही फिगर्स आते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स आते हैं वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल फिगर होते हैं, इसलिए मार्केट वैल्यू को यहाँ अवॉइड किया जाता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। जैसे स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी के बारे में मैंने बताया। यूज ऑफ एस्टिमेट्स, कहीं ना कहीं अकाउंट्स बनाते समय बहुत सारे एस्टिमेट यूज करते हैं, कुछ अंदाज भी हम करते हैं, और एस्टिमेट हर बार सही नहीं होते हैं। तो एस्टिमेट्स के बेस पे अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो वो भी गलत या मिसलीड करे, ऐसा हो सकता है। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर हम करंट फिगर्स लेते हैं और बैलेंस शीट के अंदर जो हम फिगर्स बताते हैं वो पास्ट फिगर्स बताते हैं। तो इस तरीके के ड्यूअल स्टैंडर्ड्स भी कभी कभी मिसलीडिंग करते हैं, ये भी एक अकाउंट्स का लिमिटेशन बन जाता है।
और पर्सनल जजमेंट की बात करें, अकाउंट बनाते समय अकाउंटेंट या जो भी अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है तो किसी मेथड्स को अडेप्ट करने के लिए, किसी पॉलिसी को अडेप्ट करने के लिए अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट कंसीडर किया जाता है, और पर्सनल जजमेंट हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। ये भी एक अकाउंट का लिमिटेशन बनता है। तो इसके साथ ही हमारे ये जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस पूरे होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, देन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग एज एन आर्ट, अकाउंटिंग एज ए साइंस एंड अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और आप और किस तरह के वीडियो यहाँ पर चाहते हैं वो भी जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।